नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, आईबीपीएस, एएफओ, बीएचयू, आईसीआर, एग्रीकल्चर टीए, कैंप सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। आज की क्लास जो है एग्रीकल्चर टीए के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, फल वृक्षों के लगाने की षष्ठभुजाकार विधि में आयताकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5%, 10%, 15%, 20%। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर 15%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पर षष्ठभुजाकार विधि है, ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। शहरों के आसपास जो खाली पड़ी भूमि है वहाँ पर लगाई जाती है। हेक्सागोनल मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। ये भूमियाँ काफ़ी महंगी होती हैं और इसका जो बेस होता है वो आयताकार होता है। ठीक है, बेस कैसा होता है? आयताकार होता है और 6 पौधे मिलकर एक हेक्सागोनल यानी कि षष्ठभुजा विधि का निर्माण करते हैं। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और वर्गाकार विधि को ही, वर्गाकार जो विधि है, इसको ऑल इज वेल विधि भी कहा जाता है। ऑल इज वेल विधि भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, फूल गोभी में भूरी गलन व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फूल गोभी में भूरी गलन व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है। कैल्शियम की कमी के कारण, मैग्नीज की कमी के कारण, बोरान की कमी के कारण, सल्फर की कमी के कारण। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, कैल्शियम की कमी के कारण कौन कौन से हो जाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, कैल्शियम की कमी से एक होता है केविटी स्पॉट। ठीक है, क्या होता है? केविटी स्पॉट होता है। केविटी स्पॉट होता है, ये आप याद रखेंगे। और ये केविटी स्पॉट किस में होता है? तो याद रखना, ये गाजर के अंदर होता है। ठीक है, किसके अंदर होता है? गाजर के अंदर केविटी स्पॉट होता है। दूसरा देखेंगे, कैल्शियम की कमी से होता है क्लैक्स एंड रोट। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? क्लैक्स रोट। क्लैक्स रोट जो होता है, ये किस में होता है? ये आपको याद होना चाहिए, ये अंगूर में होता है। क्लैक्स रोट होता है अंगूर के अंदर। ये भी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। एक चीज और होता है कैल्शियम की कमी से, इसको BER के नाम से जानते हैं। BER ये किस में होता है? ये टमाटर में होता है। ठीक है, टमाटर और पपीता, टमाटर और पपीता, ये सब जितने होते हैं ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो मैग्नीज है, मैग्नीज आप देख रहे हैं 2 नंबर पे। मैग्नीज की कमी से क्या होता है? ग्रे स्पाइक होता है। ग्रे स्पाइक होता है। स्पाइक, ग्रे स्पाइक होता है, याद रखेंगे। और ग्रे स्पाइक किस में होता है? तो आपको याद रखना है, जौ में होता है और जई में होता है। ठीक है, जौ और जई में होता है। और एक चीज और ध्यान देंगे कि मैग्नीज की कमी के कारण मार्स होता है। ठीक है, मार्स, मार्स, मार्स होता है। मार्स किस में होता है? मटर में होता है। ठीक है, मार्स किसकी कमी का कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण होता है। कैल्शियम और मैग्नीज के बारे में जान लीजिए आप। उसके बाद यहाँ पर जो पूछा है, फूल गोभी में भूरा गलन रोग, तो ये होता है बोरान तत्व की कमी के कारण। ठीक है, किस तत्व की कमी के कारण? बोरान तत्व की कमी के कारण। हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बोरान की कमी के कारण एक और याद रखेंगे, फूल गोभी। ठीक है, फूल गोभी, फूल गोभी में क्या होता है? फूल गोभी में ब्राउनिंग, याद रखेंगे, ब्राउनिंग। ब्राउनिंग जो होता है ये भी बोरान की कमी के कारण होता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार हो गए। और यहाँ सल्फर की भी बात कर लेते हैं। सल्फर शब्द आया तो सल्फर को क्यों छोड़ें? सल्फर को आप याद रखेंगे, कवक जनित रोगों का नियंत्रण। ठीक है, कवक जनित
रोगों का नियंत्रण, रोगों का नियंत्रण किससे होता है? सल्फर से। ठीक है, सल्फर से होता है। ये आपको याद रखें कि कवक जनित रोगों का नियंत्रण सल्फर से होता है। तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि बताना है। कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने की उपयुक्त विधि बताना है। कौन सी मानी जाती है? डेपोग विधि है, शुष्क क्यारी विधि है, गीली क्यारी विधि है या SRI विधि है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, डेपोग विधि। ठीक है, डेपोग विधि के बारे में और चीजें याद रखना है। डेपोग विधि में नर्सरी डालने के लिए 25 से लेकर 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक है, 1 हेक्टेयर नर्सरी रोपित करने के लिए 25 से 30 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। और यहीं पर याद रखेंगे डेपोग विधि में बीज दर के बारे में, बीज दर के बारे में। बीज दर जो रखी जाती है 1.5 से लेकर 3 किलोग्राम तक बीज दर रखा जाता है। ठीक है, 3 किलोग्राम तक बीज दर इसमें रखा जाता है। और ये जो नर्सरी है डेपोग विधि, ये कम से कम 11 से लेके 14 दिनों में तैयार हो जाती है। ठीक है, कितने दिनों में तैयार हो जाती है डेपोग विधि से? 11 से लेकर 14 दिनों में ये नर्सरी तैयार हो जाती है। एक चीज और याद रखेंगे, डेपोग विधि जो है विदाउट सॉयल की है। ठीक है, विदाउट सॉयल की है। ठीक है, विदाउट सॉयल के इसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान स्थित है, दिल्ली में है, गाजियाबाद में है, इंदौर में है या जबलपुर में है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। सबसे पहले दिल्ली आया है तो दिल्ली के बारे में हम बात करेंगे। दिल्ली में क्या क्या है? दिल्ली में एक तो ICAR हो जाएगा, ICAR हो जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है IARI याद रखना है। ठीक है, 2 संस्था हुआ। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स जो है ये भी कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, स्टैटिक्स। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये कहाँ है? ये भी दिल्ली में है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ये भी दिल्ली में हो गया। और IPM जो है ये भी कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। दिल्ली में क्या? ICAR है, IARI है, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, IPM, ये इतनी चीज़ें कहाँ पर है? दिल्ली में है, याद रखना है आपको। उसके बाद देखेंगे गाजियाबाद में कौन सा संस्थान स्थित है ये आपको बताना है। तो गाजियाबाद में है NCOEF। ठीक है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान। ठीक है, पुराना नाम ये है, NCOEF के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में हुई थी। और इसका नाम ही चेंज करके दूसरा नाम रख दिया गया है जो वर्तमान में है। ठीक है, वर्तमान में क्या नाम है? NCONEF। ठीक है, NCONEF जिसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये है गाजियाबाद में। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गाजियाबाद, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो नाम नया रखा गया है ये कब रखा गया था? 2022 में रखा गया। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखेंगे मार्च 2022 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इंदौर में। इंदौर में कौन सी संस्थान स्थित है? तो इंदौर में याद रखेंगे सोयाबीन निदेशालय। ठीक है, सोयाबीन निदेशालय पूछ ले टीए के एग्जाम में। तो सोयाबीन जो निदेशालय है कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। निदेशालय कहाँ पर स्थित है? इंदौर के अंदर स्थित है, याद रखेंगे। उसके बाद जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में आप लोग जानते हैं खरपतवार निदेशालय। ठीक है, खरपतवार निदेशालय कहाँ पर स्थित है? ये है जबलपुर में, याद रखेंगे जबलपुर में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 पर। कुछ क्वेश्चन और हैं दोस्तों, उनको भी आप देख लेंगे। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम बात करें विश्व में जैविक क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है? ठीक है, जैविक क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है? विश्व में जैविक क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है, किस देश का है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और यही बात करेंगे भारत में। भारत का रैंक कितने नंबर पर आता है? भारत का 4th नंबर पर रैंक आता है पूरे विश्व के अंदर। विश्व में जैविक
क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का पहला रैंक आता है और इसमें 4th नंबर पर आता है। ऑस्ट्रेलिया जो है 1st रैंक पर आता है। ठीक है, इसके बात करें भारत में सर्वाधिक जैविक खेती कौन से राज्य में की जाती है, तो भारत में सर्वाधिक जैविक खेती जो है ये की जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जैविक खेती की जाती है, मध्य प्रदेश याद रखना है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नासी जीवों द्वारा होने वाले सकल फसल नुकसान में सबसे ज़्यादा होता है, कीटों से होता है, पादप रोगों से होता है, खरपतवार से होता है या अन्य से होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है ये यहाँ पर पूछा है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है खरपतवारों से। ठीक है, 1st रैंक पर क्या आ जाएगा, खरपतवारों द्वारा नुकसान होता है। खरपतवारों से कितना नुकसान होता है ये भी आपको याद होना चाहिए, 30 से लेके 35% तक नुकसान होता है। 30 से लेके 35% तक नुकसान हो जाता है। उसके बाद 2nd नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है पादप रोगों से। रोगों से कितना नुकसान होता है, तो रोगों से आपको याद रखना है 26 से लेके 27% तक नुकसान होता है। ठीक है, उसके बाद 3रे नंबर पर आता है कीटों द्वारा। 3रे नंबर पर क्या आता है, कीटों द्वारा जो नुकसान होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी ऑप्शन हो जाएगा, खरपतवार। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आप लोगों के बीच के लेकर आते रहते हैं। तो ये जो वीडियो है टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट दोस्तों है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कैंडी में शक्कर की मात्रा होती है। आपको बताना कैंडी जो होती है शक्कर की मात्रा कितनी पाई जाती है। अगर हम बात करें सबसे अच्छी कैंडी यानी कि बेस्ट कैंडी किससे बनाई जाती है, तो बेर से बनती है। ठीक है, बेर से बनती है। और कैंडी आंवला से भी बनती है। ठीक है, आंवला से भी कैंडी बनाई जाती है। और आगरे का जो पेठा जो होता है जो सफ़ेद कद्दू से बनाया जाता है वो भी एक प्रकार की कैंडी होता है। ठीक है, कैंडी मतलब परिरक्षित पदार्थ होता है। ठीक है, कैंडी क्या होता है, एक प्रकार का परिरक्षित पदार्थ होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि कैंडी में शक्कर की मात्रा कितनी होती है, तो कैंडी के अंदर शक्कर की मात्रा 75% होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 70% की बात करें तो ये मुरब्बा में होती है। ठीक है, मुरब्बा में अगर पूछे तो 70%। 65% की बात करें तो जेली में 65%। और जेम की बात करें जेम में, तो जेम में आपको याद रखना है 65.5%। ठीक है, अब बात करेंगे टीएसएस कितना होता है। टीएसएस कितना होता है ये एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है। टीएसएस का प्रतिशत कितना होगा, तो ये आपको याद रखना 75% टीएसएस होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आम की बीज रहित किस्म कहलाती है। आपको बताना आम की बीज रहित किस्म क्या कहलाती है, नीलम है, हापुस है, मलिका है या सिंधु है। तो सब लोग जानते हैं आम की जो सीडलेस वैरायटी है वो सिंधु है। इसका क्रॉस किससे निकाला गया है, रत्ना क्रॉस अल्फांसो। ठीक है, तो इससे निकाली गई सिंधु। तो आप लोग याद रख सकते हैं इसका ट्रिक से RAS से। ठीक है, सिंधु की जो वैरायटी है रत्ना और अल्फांसो के बीच में क्रॉस करके निकाली गई है। अगर हम बात करें ये जो सिंधु वैरायटी है इसकी गुठली का वेट कितना होता है, गुठली का वजन पूछ ले कितना होता है गुठली का वजन, तो गुठली का वजन होता है 6 ग्राम। ठीक है, कितना होता है 6 ग्राम। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो नीलम है, नीलम आया है तो नीलम नियमित फलन वाली फसल है। ठीक है, नियमित फलन वाली जो मैंगो की वैरायटी है नियमित फलन वाली वो हो जाएगी नीलम। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वेट वाली पूछा गुठली का वजन सबसे ज़्यादा किसका होता है, गुठली का वजन जो होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो वो होता है तोतापुरी का। ठीक है, तोतापुरी का होता है, सबसे ज़्यादा होता है गुठली का वेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहां पर जो राइट आंसर था वो हो जाएगा सिंधु। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लौकी में नर फूलों की अधिक उद्भव का कारण क्या है। लौकी में नर फूलों का अधिक उद्भव होने का कारण क्या है, लौकी का वैज्ञानिक नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्या होता है लेजिनेरिया सिसेरिया।
ठीक है। लेजिनेरिया सिसेरिया जो होता है ये लौकी का वैज्ञानिक नाम होता है। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, उच्च तापमान अधिक नत्रजन, निम्न तापमान अधिक नत्रजन, उच्च तापमान अधिक फास्फोरस या उच्च तापक्रम अधिक पोटास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उच्च तापक्रम और अधिक नत्रजन के कारण लौकी में नर पुष्प अधिक आते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? छिड़काव के लिए GA3 का प्रयोग करते हैं। GA3 या AgNO3 का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर 2-3 चीजें आप लोग देखेंगे। एक पूछता है मादा फूलों को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मादा फूल बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इथ्रेल का प्रयोग करते हैं। इथ्रेल का प्रयोग करते हैं, ये चीज आपको याद होना चाहिए। MH का प्रयोग, मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग किस में करते हैं? तो मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए इथ्रेल का प्रयोग करते हैं। MH जो होता है ये नरबंधता उत्पन्न करता है। ठीक है, स्टेरिलिटी उत्पन्न करता है MH जो होता है, जिसके कारण मादा फूलों की संख्या बढ़ जाती है। एक चीज और देखा जाता है कि GA3 जो होता है ये क्या करता है? नर फूलों की संख्या बढ़ाता है। ठीक है, आप अभी देखें इसमें नर फूलों की संख्या कौन बढ़ाता है? GA3 बढ़ाता है। लेकिन यही पपीता में उल्टा इसका हो जाता है। पपीता में क्या होता है? पपीता में आप लोग देखेंगे ये मादा के फूलों की संख्या बढ़ाता है। ठीक है, GA3 कुकुरबिटेसी में क्या काम करता है? नर फूलों की संख्या बढ़ा देता है। लेकिन GA3 जो पपीता के अंदर क्या होता है? मादा फूलों की संख्या बढ़ा देता है। ये चीज याद रखेंगे, क्वेश्चन की दृष्टि से काफी मोस्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। अनार के फरवरी मार्च के पुष्पन को क्या कहा जाता है? ठीक, अनार के फरवरी मार्च के पुष्पन को किस नाम से जानते हैं? उसको हम बहार के नाम से जानते हैं। अब बहार जो होते हैं, एक चीज याद रखेंगे, बहार जो होते हैं 2 चीजों में याद लगता है। एक तो अनार में देखने को मिलता है, एक अमरूद में देखने को मिलता है। ठीक है, अमरूद में, अनार और अमरूद में बहार की समस्या देखने को मिलती है। इसको कंट्रोल करने के लिए NAA का छिड़काव करते हैं। ठीक है, NAA का छिड़काव किया जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे। तो कुछ ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं। एक लिख लेंगे बहार, दूसरे कॉलम में लिखेंगे पुष्पन, तीसरे में लिखेंगे फलन। ठीक है, फलन। अब देखेंगे बहार, एक आंबे बहार हो गया, एक हो गया हस्त बहार, एक होता है मृग बहार। ठीक है, मृग बहार। अब देखिए आंबे बहार में जो पुष्पन होते हैं वो कब लगते हैं? ये फरवरी में लगते हैं। ठीक है, और फलन कब लगते हैं? ये जनवरी में लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर सितंबर में, हस्त बहार सितंबर में। ठीक है, और ये जाएंगे मार्च में। तो इस प्रकार से आप याद रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जनवरी, यहाँ पे नवंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंबे बहार आया है। तो आंबे बहार में ठीक है, यहाँ पर आंबे बहार है, ये फरवरी है। ठीक है, तो यहाँ पर फरवरी मार्च में जो लगेंगे पुष्पन वो आंबे बहार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 के बाद 10 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोहरे उद्देश्य वाली गाय कौन सी है? ठीक है, डबल पर्पज काऊ बताना है कौन सी है। गिर है, थार पारकर है, साहिवाल है या नागौरी है। तो यहाँ पर गिर की बात करें तो ये एक प्रकार की दुधारू नस्ल है। ठीक है, एक प्रकार की दुधारू नस्ल है गिर। थार पारकर की बात करें तो थार पारकर दुधारू है। ठीक है, दुधारू के साथ साथ ये भार ढोवन में भी काम करते। पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बोझा ढोने के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर साहिवाल देखेंगे, साहिवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दुधारू नस्ल है, एक प्रकार की सबसे ज़्यादा दूध देती है। और यहाँ पर नागौरी जो गाय है, ये बैल जो इसका प्रयोग में लेते हैं सबसे सर्वोत्तम भारवाहक बैल होते हैं। ठीक है, सर्वोत्तम भारवाहक जो बैल होते हैं वो होते हैं नागौरी, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा थार पारकर। थार पारकर जो है ये भारवाहक है और क्या नाम है, दुधारू नस्ल है। तो B ऑप्शन, डबल पर्पज पूछा था तो B ऑप्शन यहाँ पर हमारा थार पारकर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है? अमेरिका की, स्पेन की है, न्यूजीलैंड की है, इंग्लैंड की है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा B ऑप्शन, स्पेन की नस्ल है मेरिनो। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है, महीन ऊन होता है। ठीक है, मेरिनो का बेस्ट
फाइबर इसमें पाया जाता है, अच्छी ऊन पाया जाता है, महीन ऊन होता है। एक पूछा जाता है एग्जाम, राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं? ठीक है, राजस्थान की मेरिनो किसको कहा जाता है, किस नस्ल को कहा जाता है भेड़ की? तो चोकला को कहते हैं, राजस्थान की मेरिनो के नाम से इसको जाना जाता है। ये शेखावटी जो क्षेत्र है राजस्थान का, उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे देश में पशु अधिकतर किन कारणों से मरते हैं? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, असंतुलित आहार और अल्प आहार से, दवा और पशु चिकित्सा के अभाव से, परजीवियों के प्रकोप से, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण जो हैं ये अधिकतर हमारे देश में पशु मरने के कारण है। असंतुलित आहार नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो आहार की कमी के कारण, दवा और पशु चिकित्सा का अभाव है, परजीवियों के प्रकोप के कारण, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रानीखेत रोग संबंधित है। काफी फेमस रोग है रानीखेत रोग। गाय का है, भेड़ बकरी का है, कुक्कुट का है, या सुअर और घोड़े का है? तो रानीखेत जो रोग है ये कुक्कुट का है, पोल्ट्री का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, काफी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MPMH 17 किसकी किस्म है? तो ये आपको बताना किसकी किस्म है। बाजरा की है, मूंग की है, सोयाबीन की है, ज्वार की है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाजरा की किस्म है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से निकाली गई है? ये मंडोर जोधपुर से विकसित की गई है, ठीक है। राजस्थान के अंदर मंडोर जोधपुर से ये किस्म विकसित की गई है। इसके साथ 2-3 किस्में और आप याद रखेंगे, MPMH 17, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है बाजरा की। एक और किस्म है MPMH 21, ठीक है। ये सब किस्में बाजरा की हैं, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट किस्में हैं। तो एक चीज़ और यहाँ देखेंगे, मूंग की किस्म सबसे अच्छी GM4, ठीक है, काफ़ी फेमस वैरायटी है GM4। और एक और किस्म है उसको ये आप याद रखेंगे SML, ठीक है। ये सब मूंग की किस्में हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर था दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है औषधीय पादप गिलोय का वानस्पतिक नाम बताना है, ठीक है। औषधीय पादप एक होता है गिलोय, इसका बॉटनिकल नेम बताना है। क्या हो जाएगा? टीनोस्पोरा कार्डियोफोलिया, केसिया अंगस्टिफोलिया, या क्लोरोफाइटम बोवेरिवेलेनम, या प्लेटेगो ओवेटा। तो इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टीनोस्पोरा कार्डियोफ्लोरा, ठीक है। ये ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है यहाँ पर गिलोय का वैज्ञानिक नाम। गिलोय का उपयोगी भाग क्या लेते हैं? तना इसका उपयोग में पार्ट लिया जाता है औषधि के रूप में, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर जो देख रहे हैं केसिया अंगस्टिफोलिया, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये भी आपको याद रखना, ये सनाय का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है, सनाय का वैज्ञानिक नाम होता है। उसके बाद देखेंगे क्लोरोफाइटम बोवेरिलियनम, ये किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो ये होता है सफ़ेद मूसली का, ठीक है। किसका वैज्ञानिक नाम होता है? सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर प्लेटेगो ओवेटा, ये किसका वैज्ञानिक नाम होता है? ये दोस्तों होता है इसबगोल, ठीक है। इसबगोल का वैज्ञानिक नाम होता है प्लेटेगो ओवेटा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर एक योजना चलाई गई थी, घर घर औषधि योजना, ठीक है, घर घर औषधि योजना। इसके अंदर 4 औषधियों का इसमें नाम आया था, ठीक है। उसमें एक गिलोय भी शामिल था, गिलोय को भी इसमें शामिल किया गया था 4 औषधियों में, घर घर योजना में। ये योजना आई थी 2021 में, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16, जो कि आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान की अगेती किस्में हैं। धान की अगेती किस्में बताना है कौन सी है? पूसा 33, नरेंद्र धान 86, पूसा 44, सरजू 52, मालवीय 36, नरेंद्र 359, या उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पर धान की अगेती किस्म पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पूसा 33 और नरेंद्र धान 86। ये दोनों ही किस्में अगेती धान की किस्में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना लेकर आते रहेंगे। ठीक है, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।